सोचिए, भारत जैसा विशाल और विविध देश, इसे सुरक्षित रखना कितना बड़ा और कितना मुश्किल काम होगा। ये सिर्फ सरहदों की रखवाली करने से कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो चलिए, आज भारत की सुरक्षा से जुड़ी इन्हीं परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अब देखिए, भारत की सुरक्षा की कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसके नक्शे से ही। 15,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जमीनी सरहदें, 7,500 किलोमीटर का समुद्री किनारा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो खुली चुनौतियां हैं जिनका सामना हमारे सुरक्षा बलों को हर दिन हर पल करना पड़ता है। पर क्या हो अगर असली खतरा सिर्फ सरहदों पर ना हो? क्या हो अगर वो दूर किसी गांव की शिकायतों में पनप रहा हो, इंटरनेट के कोड में छिपा बैठा हो, या फिर दुनिया भर में घूम रहे पैसों के लेन देन में छुपा हो? आज की सच्चाई कुछ ऐसी ही है। तो चलिए, इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस चुनौती से जो देश के अंदर से ही उठती है, यानी वामपंथी उग्रवाद। ये जो नक्सलवाद है, या जिसे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, ये सिर्फ बंदूक और हिंसा की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो क्रांति चाहती है, और इसकी जड़ें उन इलाकों में हैं जहां विकास नहीं पहुंचा, जहां लोगों को लगा कि सिस्टम ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, उनका शोषण हो रहा है। ये कितना बड़ा मसला था, इसका अंदाजा आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस एक बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने इसे एक समय पर देश का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा कहा था। मतलब ये चुनौती बहुत ही गहरी और गंभीर रही है। लेकिन वो थी पहले की बात। आज कहानी काफी बदल चुकी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2010 में जहां वामपंथी उग्रवाद की वजह से 720 आम नागरिक मारे गए थे, वहीं 2024 तक ये आंकड़ा गिर के सिर्फ 121 पर आ गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? इसका जवाब है एक दो तरफा रणनीति में। एक तरफ सुरक्षा पर जोर दिया गया, कोबरा बटालियन जैसे खास बल बनाए गए, समाधान जैसी रणनीति अपनाई गई। तो दूसरी तरफ विकास पर फोकस किया गया। उन इलाकों में 8,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गईं, स्कूल खोले गए, डाकघर बने, और सबसे जरूरी, वन अधिकार कानून जैसे नियमों को ठीक से लागू करके लोगों की असल शिकायतों को दूर करने की कोशिश हुई। अच्छा, तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा नजरिया बदलते हैं और सीमाओं के पार देखते हैं कि पड़ोसी देशों से किस तरह की चुनौतियां हैं जहां सरकारें सीधे तौर पर शामिल होती हैं। यहाँ पर ना दो बहुत अलग अलग लेकिन उतने ही खतरनाक खेल चल रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर है, मतलब आतंकी गुटों को पैसा, ट्रेनिंग और हथियार देकर भारत के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई छेड़ना जो कभी खत्म ना हो। मकसद है भारत को अंदर से कमजोर करना। दूसरी तरफ है चीन का ग्रे जोन वॉरफेयर। ये सीधा युद्ध नहीं है, बल्कि सीमा पर घुसपैठ, साइबर हमले और झूठी खबरें फैलाकर लगातार दबाव बनाए रखने की रणनीति है। अब आते हैं आतंकवाद के बदलते हुए चेहरे पर। अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं रही, ये क्लिक्स और कोड्स की हो गई है। 21वीं सदी में आतंकवाद का तरीका ही बदल गया है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी आतंकवाद का, कह सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन गई है। सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने से लेकर हमलों की पूरी प्लानिंग करने तक सब कुछ अब टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है। एक आतंकी हमला अब सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि एक सोचा समझा संदेश होता है जिसे टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया तक फैला देती है। और इसी टेक्नोलॉजी ने एक बिल्कुल नए तरह के खतरे को जन्म दिया है, हाइब्रिड टेररिस्ट। ये वो लोग हैं जो किसी आतंकी संगठन की लिस्ट में नहीं होते। ये ऑनलाइन कट्टरपंथी बन जाते हैं, एक छोटा मोटा हमला करते हैं और फिर वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। आप इन्हें पहचानेंगे कैसे? ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। तो आज के आतंकियों के हथियार कैसे दिखते हैं? वो ड्रोन से सीमा पार हथियार और ड्रग्स भेजते हैं। वो एआई से नकली वीडियो यानी डीप फेक बनाकर समाज में दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। वो फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई उन्हें पकड़ ना सके। और इन सब के पीछे होते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो दिखते तो आम लोगों जैसे हैं, पर असल में आतंकियों को हर तरह की मदद पहुंचाते हैं। लेकिन इन सारे खतरों को, इन सारी योजनाओं को ताकत कहाँ से मिलती है? जाहिर है, पैसे से। तो चलिए, अब इस पैसे के पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये अपराध और आतंक की जीवन रेखा काम कैसे करती है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। दुनिया की पूरी जीडीपी का लगभग 2 से 5% हिस्सा हर साल मनी लॉन्ड्रिंग में जाता है।
यही वो काला धन है जो संगठित अपराध और आतंकवाद की रगों में खून बनकर दौड़ता है। तो ये होता कैसे है? बहुत आसान है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, प्लेसमेंट, मतलब काले धन को चुपके से बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया जाता है। दूसरा, लेयरिंग, इसमें इतने सारे लेनदेन किए जाते हैं कि पता ही नहीं चलता पैसा आया कहाँ से था। और तीसरा, इंटीग्रेशन, जहां वो काला धन अब सफेद होकर वापस बाजार में आ जाता है। और कई बार आतंकी फंडिंग के सोर्स इतने अजीब होते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जंगली जानवरों की तस्करी, गैंडों और पेंगोलिन जैसे जानवरों को मारकर जो पैसा कमाया जाता है, उसी पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं। सोचिए कितना खतरनाक कनेक्शन है ये। तो सवाल ये है कि इन सभी बदलते हुए नए नए खतरों से निपटने के लिए भारत कर क्या रहा है? वो अपनी 21वीं सदी की ढाल कैसे बना रहा है? जवाब है एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस, मतलब हर तरफ से किलेबंदी। खुफिया जानकारी के लिए नेटग्रिड जैसी व्यवस्था है जो 21 अलग-अलग एजेंसियों के डेटा को जोड़ती है। जमीन पर एक्शन के लिए एनएसजी और मार्कोस जैसे स्पेशल फोर्स हैं। सीमाओं पर ड्रोन और घुसपैठ को रोकने के लिए स्मार्ट फेंसिंग और सेंसर लगाए जा रहे हैं। और सबसे अहम, आतंक की फंडिंग की कमर तोड़ने के लिए पीएमएलए जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल हो रहा है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर रुकते हैं। जैसे जैसे खतरे अदृश्य और ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं, कोई भी लोकतांत्रिक देश अपने लोगों की सुरक्षा और उनकी आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले कल की सुरक्षा का रास्ता तय करेगा।